लोग क्या करते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखता है। लोग क्या करते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखती है। ये आपके लिए मायने नहीं रखती है। लेकिन आप क्या करते हैं आप क्या करते हैं आपके लिए यह खास होती है। लेकिन आप क्या करते हैं आपके लिए यह खास होती है। नमस्कार मित्रों, आज के इस 46वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हम कंप्यूटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कंप्यूटर के इस भाग 4 में हम इंटरनेट के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक आगणन की बहुत उच्च क्षमता वाली मशीन है। हम सभी कंप्यूटर के मॉनिटर पर यदि हम देखें तो पाएंगे कि सबसे पहले स्क्रीन पर नीचे की ओर स्टार्ट बटन पर माउस से बाएं बटन दबाने पर वह फिर मॉनिटर पर खुले विंडोज में प्रोग्राम पर जाकर हम बायां बटन दबाते हैं, तब इंटरनेट एक्सप्लोरर पर माउस का बायां बटन हम फिर दबाते हैं। इस प्रकार दबाने से हमारा इंटरनेट का एक्सप्लोरर स्क्रीन पर खुल जाता है। स्क्रीन पर प्रत्येक भाग के अलग अलग मायने होते हैं, तो इसकी एक अलग अलग शब्दावली होती है जिसकी चर्चा हम अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम इंटरनेट की शब्दावली टाइटल बार पर आते हैं। जैसा कि नाम से ही परिचित हैं कि यह सबसे ऊपर होता है। इसमें किसी भी पेज का शीर्षक अर्थात टाइटल होता है। इसके दाहिने तरफ कोने में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। इस प्रकार यह सबसे ऊपर का भाग जो नीले रंग का दिख रहा है वह टाइटल बार कहलाता है। अब हम अगला शब्दावली मेनू बार के बारे में जानेंगे। टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार स्थित होता है। यह सामान्यतः फाइल, स्कैन, एडिट, व्यू, टूल, हेल्प आदि इसमें लिखा होता है। यह ही मेनू बार है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें फाइल खोल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या अन्य चीज़ों को कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मेनू बार एक प्रकार के किसी तथ्य को खोजने का एक तरीका है। अब हम टूल बार के बारे में बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के बटनों का समूह जो होता है वह टूल बार कहलाता है। इसके माध्यम से पिछला पेज, जिसे हम बैक कहते हैं, अगला पेज, फॉरवर्ड, कार्य रोकना, स्टॉप, पेज को फिर से शुरू करना अर्थात रिफ्रेश करना, या किसी वेबसाइट के प्रथम पेज अर्थात होम पर पहुंचा जा सकता है। यह ठीक मेनू बार के नीचे होता है। अब हम आगे एड्रेस बार के बारे में बात करेंगे। एड्रेस बार, इसमें किसी भी वेबसाइट का एड्रेस या URL लिखा होता है। जैसे एड्रेस बार में एक तालेनुमा संरचना होती है और उसमें एक पृथ्वी की संरचना जैसे भी आकार होती है। इसमें http://www. उसके बाद जिस चीज़ को हमें खोजना होता है उसका हम एड्रेस डालते हैं, जिससे हमको वह नई चीज़ मिल जाती है। अब हम स्टेटस बार के बारे में बात करेंगे। स्टेटस बार किसी भी वेबसाइट के खुलने की प्रगति अर्थात प्रोग्रेस को दिखाता है तथा साथ ही साथ उस वेबसाइट का IP एड्रेस को भी दिखाता है, जो क्षणिक समय के लिए होता है। तो ये रहा आपका स्टेटस बार। तो ये इंटरनेट की कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ हैं जिसके बारे में हम विशेष रूप से समझ चुके हैं। अब हम ईमेल के बारे में बात करेंगे।
ईमेल एक लेटर को मेल से भेजने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल को संक्षेप में हम ईमेल कहते हैं। ईमेल के माध्यम से कंप्यूटर पर बैठे दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। ईमेल इंटरनेट की सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली सेवा है। इसके माध्यम से इंटरनेट पर बैठे दूसरे व्यक्ति को टेक्स्ट, प्रोग्राम, चित्र, चलचित्र आदि भेज सकते हैं। किसी भी ईमेल का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम ईमेल अकाउंट बनाते हैं, जो जीमेल पर भी हो सकता है, याहू पर भी हो सकता है या rediffmail.com पर भी हो सकता है। ईमेल अकाउंट में व्यक्ति की पहचान अर्थात यूजर आईडी होती है तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है लिखते हैं। ईमेल भेजने के लिए स्वयं तथा जिसके पास भेज रहे हैं उसका भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल पर के एड्रेस बार पर उस वेबसाइट जिसे हम सर्च करना चाहते हैं को लिखने के बाद एंटर बटन दबाने पर वेबसाइट खुल जाएगा। अब इस वेबसाइट पर ईमेल अकाउंट खोलते हैं। इसके लिए साइन इन पर माउस से क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक फॉर्म आ जाएगा जिसको ठीक से भरना होता है, जिसमें ईमेल अकाउंट का यूजर आईडी, पासवर्ड व अन्य जानकारियां भी भरी जाती हैं। इसके बाद आई एग्री वाला बटन दबाते ही बधाई संदेश आ जाएगा और ईमेल अकाउंट आपका बन जाता है। अब ईमेल अकाउंट से ईमेल कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट खोलते हैं जो स्क्रीन पर दिखता है। उसकी बाईं ओर एक मेल बटन है जिसे माउस से क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही वह यूजर आईडी एवं पासवर्ड मांगता है। यहाँ पर यूजर आईडी तथा नीचे पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखना होता है। यह पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति का नहीं दिखता क्योंकि यह बिंदु के रूप में बनकर आता है। तत्पश्चात साइन इन बटन या एंटर बटन दबाते हैं। अब ईमेल खुल जाएगा। अब संदेश लिखने के लिए कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहले वाले भाग में टू के आगे किसी व्यक्ति का ईमेल अकाउंट लिखते हैं जिसको संदेश भेजना है। उसके बाद सबसे निचले भाग में अपना संदेश टाइप करते हैं। तत्पश्चात सेंड बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ईमेल पहुंच जाता है उसकी सूचना स्क्रीन पर सेंट के नाम से दिखने लगती है। ईमेल अकाउंट में यह पता करना होता है कि कितने ईमेल आए हैं, तो इनबॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करते ही दाएं हिस्से में सभी आई हुई ईमेल की लिस्ट, उनका विषय, तारीख एवं साइज दिखने लगता है। जिस ईमेल को पढ़ना होता है माउस से क्लिक करके हम उसे पढ़ सकते हैं। यदि हम अपना ईमेल बंद करना है तो ऊपर लिखे स्क्रीन पर साइन आउट पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने पर मेरा ईमेल अकाउंट बंद हो जाता है। अब हम शैक्षिक ऐप्स का शिक्षण अधिगम में किस प्रकार प्रयोग करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। शैक्षिक ऐप वह साधन है जिसके माध्यम से तकनीकी का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाया जाता है। आजकल छात्रों के लिए मोबाइल पर कई प्रकार के शैक्षिक ऐप्स उपलब्ध हैं जिसकी सहायता से छात्र अपनी पाठ्य सामग्री, विविध प्रकार के प्रश्न और परीक्षा सामग्री तैयार कर सकते हैं। शैक्षिक ऐप्स विभिन्न पाठ्यक्रम, वीडियो, व्याख्यान, अध्याय अनुसार परीक्षण, अध्ययन सामग्री, विस्तृत विश्लेषण आदि प्रदान करता है जो छात्रों को प्रभावी तरीके से सीखने में मदद करता है। हमारे मोबाइल या इंटरनेट पर या लैपटॉप या कंप्यूटर पर कई प्रकार के शैक्षणिक ऐप्स उपलब्ध हैं जिनमें मुख्य रूप से कुछ तो
सरकारी ऐप्स हैं तथा कुछ प्राइवेट ऐप्स हैं जो हमको शैक्षिक जानकारी और बच्चों की सहायता के लिए यह सुविधा प्रदान करते हैं। यदि भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार 2 तरह के ऐप्स शैक्षणिक कार्य के लिए बनाया है, जिसे हम पहला ई-पाठशाला ऐप तथा दूसरा दीक्षा ऐप जानते हैं। यदि हम ई-पाठशाला ऐप की बात करें तो ई-पाठशाला CIET और NCERT द्वारा विकसित एक पोर्टल है। यह संयुक्त रूप से MHRD, CIET और NCERT द्वारा शुरू किया गया था। यह शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों आदि के लिए शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है। इसमें शैक्षिक सामग्री अंग्रेजी, हिंदी एवं उर्दू में उपलब्ध है। यह मंच शैक्षिक संसाधनों का एक समूह प्रदान करता है, जिसमें NCERT की कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकें, NCERT द्वारा बनाई गई ऑडियो वीडियो संसाधन, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं विभिन्न प्रकार के प्रिंट और नॉन प्रिंट सामग्री समाहित हैं। इन सामग्रियों को उपयोगकर्ता द्वारा ऑफलाइन उपयोग के लिए भी डाउनलोड किया जा सकता है। यह रहा ई-पाठशाला की विशेषता। ई-पाठशाला ऐप ऑनलाइन शिक्षण कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, अतः हमें हर एक अभिभावक को इस ई-पाठशाला ऐप को डाउनलोड कराकर इसके लाभ से परिचित कराना चाहिए, जिसके कारण इसका प्रयोग बच्चे जिस कक्षा के भी हों वे अधिक से अधिक प्रयोग इसका कर सके, लाभ उठा सकें। अब हम आगे दूसरा दीक्षा ऐप की बात करते हैं। दीक्षा ऐप, जैसा कि नाम से पर देख पा रहे हैं, दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए भारत का राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा है। दीक्षा मंच शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। इसमें सुखद कक्षा अनुभव बनाने के लिए शिक्षकों के लिए पाठ्य योजना, कार्यपत्रक और गतिविधियों जैसे सहायक उपकरण हैं। इसके द्वारा शिक्षार्थी अवधारणाओं को समझ सकते हैं, पाठ की पुनरावृत्ति तथा प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके विद्यार्थी विषय से संबंधित अतिरिक्त पाठ्य सामग्री की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा कंप्यूटर के बारे में। उम्मीद है कि इन सभी चारों एपिसोड में आप कंप्यूटर के बारे में आसानी से सभी कुछ जान चुके होंगे। तो मित्रों, आज के इस 46वें एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह कंप्यूटर का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे 47वें एपिसोड में हम एक अन्य प्रकरण लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।